अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी खातून पॉलिटिशियन से जिसकी सियासी और समाजी खिदमात बहुत भरपूर हैं। मुस्लिम लीग नून की साबिक़ MPA हैं, मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन यूथ विंग की डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं, मोहतरमा मदीहा राना। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आपकी सियासी और समाजी खिदमात जो हैं एक ज़माना मुतरफ़ है, बहुत भरपूर लाइफ गुजार रही हैं आप। कैसे ख्याल आया कि पॉलिटिशियन बनना है, आपने पॉलिटिक्स में आना है? सबसे पहले तो डोगर साहब के मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपकी टीम की सिटी 41 की कि आज आपने वो मेरे इस गरीब खाने में रौनक बख्शी आपकी तशरीफ़ आवरी से। और उसके अलावा जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात रही तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि आप माशाल्लाह से हमारी सहाफ़ी बरादरी का एक गरूर हैं, प्राउड है, तो आप जैसी शख्सियात ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पॉलिटिक्स में और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने, ठीक है, तो जिसकी वजह से पॉलिटिक्स के मुश्किल से मुश्किल मराहल जो थे कि जब भी मुझे कंपटीशन मिलता था तो मैं उसमें और ज़्यादा मेहनत करती थी और ज़्यादा तरक्की करना चाहती थी और आगे बढ़ती थी कि मुझे इन सब बातों का जवाब अपनी मेहनत से देना है। तो अल्लाह ताला ने आज ये इज़्ज़त दी कि आप जैसी कद्दावर शख्सियात आज जो है मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये तो नहीं हम पूछेंगे कि आप किस सन में पैदा हुई? नहीं, आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ज़रूर बताइए कि पैदा 41 हमेशा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मेरी 1986 की पैदाइश है। अच्छा, कोई से you are quite young। मैं 25 इयर्स ओल्ड हूँ और ID कार्ड भी पड़ा हुआ है तो आपको दिखा सकती हूँ मैं अपना। और 26 ईयर की एज में माशाल्लाह से मैंने ओथ उठाया था, मैंने माशाल्लाह 26 ईयर की एज में। अच्छा, जब आप फर्स्ट MPA बनी है तो 26 ईयर जी, और ये मैं यंगेस्ट 26 साल की पार्लियामेंटेरियन थी जब ये MPA बनी। यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन का माशाल्लाह से मेरे पास खिताब है कि जो हमारी अब न्यू MPA भी बनी है, माशाल्लाह से मैडम मरियम नवाज शरीफ ने ही मुझे इलेक्ट किया था, सेलेक्ट किया था टिकट के लिए। और इसी तरह मैं यहाँ पे नाम लूँगी अपनी बहन सानिया का, तो वो 27 ईयर की एज में बनी और मैं 26 ईयर की एज में मैंने पंजाब असेंबली का वोट उठाया। और ये भी फैसलाबाद का एजाज़ है जी, फैसलाबाद से यंगेस्ट जो पार्लियामेंटेरियन थी वो मैडम मदीहा राना थी। कहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की और पैदा किस महल्ले में, किस इलाके में हुई? जी, मैं कुवैत बॉर्न हूँ, कुवैत में पैदा हुई? जी, कुवैत में हमारी सारी फैमिली सेटल थी। तो फिर इराक़ की जंग के बाद जो है फिर फादर आए, फिर उन्होंने वहाँ पे बिज़नेस सेट किया, उस तरह से नहीं हो सका, लेकिन मेरी शादी यहाँ पे हुई फैसलाबाद में। और उसके अलावा जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो कुछ कुवैत से है और यहाँ से स्टार्टिंग में बिकन हाउस से, और उसके बाद जो मैंने मैट्रिक किया वो मैंने दार-ए-अरक़म स्कूल से किया जो पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में है। ओके, तो क्या मशागल थे बचपन में, क्या शौक़ होता था? खेल कूद का था, डिबेट का था, कोई मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी आप? बस आप ये समझे कि ऑलराउंडर रही हूँ शुरू से ही, क्योंकि घर में बड़ी थी तो वो अम्मी अब्बू की एक्स्ट्रा सपोर्ट मेरे साथ थी। तो ये है कि हमेशा स्कूल में बेस्ट डिबेटर रही, कॉलेजेस में बहुत सारी डिबेट्स में हिस्सा लिया, लेकिन मेरी आदत होती थी हर चीज़ में मैं कूद पड़ती थी ना, चाहे वो डांसिंग प्रोग्राम हो, सॉन्ग्स हो, मेरी नगमें हो, ठीक है, टेबलोज हो, ड्रामाज हो। अच्छा। तो वो हर चीज़ में मैं होती थी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से स्पीचेस में जो मुझे गाइड करने वाले हैं, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी माशाल्लाह से प्राइवेट स्कूल अलायंस के प्रेसिडेंट मोहतरम सदाकत हुसैन लोधी साहब, वो मेरे उस्ताद रहे। तो ये है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा और हर एक्टिविटी में यानी कि जो है ना वो मेरा लाजिम व मलजूम होता था कि मैंने शामिल होना है, अदरवाइज़ मैंने वो रोना शुरू कर देना होता था कि मैं क्यों रह गई ना। अब समझ आती है आप इतनी वोकल क्यों हैं। ये तो बचपन से सिलसिला चल रहा है ना। तो शरारतें वगैरह भी थी ज़िंदगी में? जी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे
और अब्बू की तरफ से यानी कि वो परमिशन नहीं होती थी कि आपने वो स्कूल ट्रिप्स में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना जहाँ पे वो अपना कारनामा दिखाना हो वो मैं दिखाई देती थी। अच्छा, ये बचपन में जो स्कूलों में जिस तरह बच्चे एक दूसरे को वो करते हैं, तंग करते हैं, बुली करते हैं, तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें रही? कॉलेज में थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि कॉलेज में जो यूनियन थी उसकी मैं प्रेसिडेंट थी, तो कॉलेज में वो ज़रा इस तरह की यानी कि वो नॉटीनेस रही है। लेकिन ये है कि स्कूल लेवल तक, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स थे, और ये है कि मेरी सेकेंड ईयर में शादी हो गई, तो ये है कि फिर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई, तो फिर वो शरारतें वगैरह अब याद आती हैं, लेकिन वो फिर उनको दोबारा एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। देखिए मैडम, अब तो आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गई हैं, अब तो आपका मूड जो होता है वो शरारती नहीं होता, मतलब ज़रा खुश खुश नज़र आती हैं, लेकिन संजीदगी गालिब रहती है। जारी बात है कि अब एक 35 इयर्स की मेरी एज है और उसमें एक मैच्योरिटी आ जाती है। उस वक्त 17-18 इयर्स में वो आपका एक और स्टाइल होता है। और दूसरी बात है कि जो मैच्योरिटी मैं समझती हूँ कि आज से 1.5 साल पहले जो मेरे भाई की डेथ हुई अचानक, अकलौता भाई था, तो उसके बाद डोगर साहब के मुझे अंदर से यानी कि ये चीज़ फील होती है कि जैसे कोई मर गया होता है ना, जैसे कोई जिंदा ही नहीं होता। तो वो मेरे लिए इतना बड़ा सानिया था कि जिस भाई के लिए हम तीनों बहनों ने दुआएं मांग मांग कर लिया और हमने उसकी इतनी खुशियाँ की। अब हमारी ख्वाहिश थी कि अब हम उसकी इंगेजमेंट करें। 22 इयर्स कुछ भी नहीं होती, बहुत अफसोसनाक हुआ। तो उसके बाद से जो ऐसा वो गैप आया, और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी अपने लीडर शेर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब का, कि जैसे ही उनको ये बात ये एक सानिहा सुनने को मिला तो फौरी तौर पे वो कोयटा में थे और बाजी नबीला तशरीफ़ लाई, शहरयार अहमद भाई फटाफट आए, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी। आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि आपसे भी मेरी बात हुई थी उन दिनों। तो मुझे राना साहब ने एक ही बात कहा कि इंशाल्लाह आपके बड़े भाई आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, हौसला करो बेटा, आप हौसला पकड़ो। शादी आपकी अभी आपने कहा सेकंड ईयर में थी तो हो गई, रिजल्ट बाद में आया, तो मेरा शुक्र है। इसकी क्या वजह थी, इतनी जल्दी शादी हो गई आपकी? इसकी यानी कि बड़ी अजीबो गरीब सी वजह थी। उस पर मेरी अम्मी से अभी भी कभी कभी मजाकन जो है ना वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि अम्मी उस वक्त जो है ना 2005 में नई नई हार्ट पेशेंट हुई थी। तो वो जब मैं ये समझती हूँ कि आज से 16 साल माशाल्लाह से मेरी शादी को हो गए हैं, बेटा 15 इयर्स का है, तो ये है कि उस वक्त जब भी हार्ट का कोई पेशेंट होता था ना तो उसको लगता था कि शायद पता नहीं ना मेरे पास कितना टाइम है या कितना नहीं, जबकि अब तो ये हर तीसरे चौथे इंसान की स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, कुछ हालात ऐसे हैं कि लोग बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स हो रहे हैं। तो अम्मी का यही था कि जी मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अपनी बेटियों को फ्री करना है, फारिग करना है, मैंने शादी करना है। और मेरा कुछ अम्मी को ज़रूरत से ज़्यादा ही था। अब माशाल्लाह कहीं कोई शिकायतें तो नहीं आती थी? नहीं, बिल्कुल इस वजह से तो नहीं? इस किस्म की कोई नहीं, क्योंकि अब्बू का बहुत स्ट्रिक्ट था वो मामला। और ये है कि फिर मदन ने जो है ना बस उसी वक्त ही वो फिर प्लान बनाया। इंगेजमेंट आप ये देख लें कि मेरी 10th में इंगेजमेंट हो गई और सेकंड ईयर में फिर जो है ना वो मेरी शादी हो गई। लेकिन मैंने फिर अपनी पढ़ाई को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, और पहले भी मेरे ख्वाब थे। लेकिन वो जो शादी के बाद जब आपका टेलीफोन पीरियड स्टार्ट हो जाता है माशाल्लाह से, तो वो फिर आपकी पढ़ाई को जो है ना दरम बरम करके रख देता है। तो शादी किन से हुई थी और ये कोई अरेंज मैरिज थी? जी ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन बाद में चूँकि इतना लंबा टेन्योर 3 इयर्स का रहा इंगेजमेंट का, तो ये है कि उसमें मेरे हस्बैंड के साथ, फियांसी के साथ ना कॉन्टेक्ट शुरू हो गया था वालिदैन की परमिशन से कि आप कभी कभी बात कर लिया करो। लेकिन वो कभी कभी बात फिर वो लंबी बातों में तब्दील हो गई। तो ये है कि फिर उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, और एक टाइम ये भी आया कि जब अम्मी लोग भी नहीं चाहते थे और इन लॉज का भी इतना नहीं था कि बस अब ख़त्म हो जाए ना रिश्ता। लेकिन फिर हम दोनों ने उस वक्त स्टैंड दिया। तो इस वक्त आप इसको एक मिक्स मैरिज कह सकते हैं, जो कि अरेंज थी और फिर लव में चेंज हो गई। जी, इस वक्त हम नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं और मैडम मदीहा राना और उनकी साहबजादी मिनाहल और शायान उनके साहबजादे वो मौजूद हैं। कुछ नाश्ते की बातें करते हैं, कुछ इनकी एक्टिविटीज़ के कितना खाती हैं, क्योंकि मेरी तरफ माशाल्लाह थोड़ा सा बल्कि हो गई हैं, माजी में लाजमी तौर पे स्मार्ट रही होंगी। तो मैडम से शुरू करते हैं। मैडम बताइए, आप ख़वातीन तो बड़ी क्रेज़ी होती हैं कि मैंने स्मार्ट होना, बहुत ज़्यादा को आप बल्कि नहीं हैं, लेकिन जितना लोगों को क्रेज़ होता है ना ख़वातीन को, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा मेरा ख्याल
डोगर साहब, इसमें मैं ये कहती हूँ कि जब मैं एक घर वालों का भी हाथ है कि उनको मुझे कहते रहना चाहिए, एहसास दिलाते रहना चाहिए। तो जब भी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो आगे से यही आंसर देते हैं, बहुत अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो वो कभी इस किस्म के कमेंट्स नहीं मिले। और जहाँ तक वो अल्लाह ताला की ख़ास आप ब्लेसिंग समझें कि इतना खाना पीना नहीं है मेरा, जितनी मैं हेल्दी दिखती हूँ या लुक वाइज है या जैसी पर्सनैलिटी है, कि मुझे जो है वो पानी भी वो देसी घी की तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो लगता है। लेकिन पहले की निस्बत स्मार्ट हुई हैं आप। नहीं, पहले की निस्बत वेट गेन किया है मैंने, लेकिन जब से मैंने पहले देखा था, जब आप एमपीए थी, उस वक्त चलेंगे, की इतने निस्बत आप खूबसूरत smart आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो मेरा आज का दिन बहुत प्यारा गुजरने वाला है। तो मेरी ये है गुजारिश अच्छा, खुराक ज्यादा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे बहुत लगती ज़्यादा है, कोक बहुत ज़्यादा है, घी की क्योंकि जैसे मैं ये जो घी की तरह ड्रिंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा, यानी कि 2 और 3 लीटर्स जो बंदा पानी पिएगा ही नहीं। तो अभी वो डॉक्टर्स ने भी मुझे सब ने कि अगर अपने आप को बचाना है, इलेक्शन में भाग दौड़ करनी है, तो फिर आपको प्लेन सिंपल वाटर लेना होगा। तो तभी अब मेरा जो है ब्रेकफास्ट भी बहुत सिंपल है कि मैं सुबह को उठ के वो देसी टाइप, वो पंजाबियों वाला कि एक बड़ा वो जो मग्गा जिसे कहते हैं ना, वो लस्सी का पीती हूँ, ठीक है। अगर वो ना लूँ तो फिर मेरा पीच का वो जूस होता है, बस डेट्स इट। और ये है कि शाम को फिर मैंने वो डिनर करना होता है। लेकिन ये है कि बच्चे रात को कोई ना कोई फास्ट फूड की ऐसी चीज़ ऑर्डर करते हैं कि वो जो मेरे सारे दिन का, हाँ जी, वो फिर मैं रह नहीं सकती। इसलिए आपके दिन का आगाज़ कितने बजे होता है? जी, दिन का आगाज़ मेरा 6:30 बजे हो जाता है, ठीक है। ये है कि नमाज तक भी मैं ऑलमोस्ट जागती रहती हूँ। और 6:30 बजे इसलिए उठना ज़रूरी होता है कि शायान साहब जो है ना, इनका बस चले तो ये स्कूल को ऑफ ही परमानेंट करवा दें, ठीक है ना। लेकिन ये माशाल्लाह से इंटेलिजेंट हैं, ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, रात को देर तक पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जब तक मेरी एक स्ट्रिक्ट किस्म की आवाज़ इनकी कानों में नहीं बढ़ती तो वो शायान नहीं उठता। तो इसलिए जो है ना फिर मुझे मोस्टली जागना पड़ता है, ठीक है। मेरी यानी कि नींद बहुत कम है, 2 और 3 आवर्स जस्ट ना मैं सोती हूँ। मिनाहल से पूछते हैं। मिनाहल, आपकी वालदा मोहतरमा एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, कैसा लगता है उनकी पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से आपका कोई नज़रअंदाज तो नहीं होती हैं आप? नहीं, लाइक मामा अपनी काम को भी उतनी तवज्जो देती हैं और फैमिली को भी उतनी तवज्जो देती हैं। और फिर हमें लाइक लगता ही नहीं कि मामा कहीं बाहर गई, मामा जल्दी आ जाती हैं और हमारे भी उतना ही ख्याल रखती हैं, तो फिर सही रहता है। मैंने आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। ओके, गुड। तो कैसी हैं आपकी मामा? कोई डांट नहीं, डांटी तो नहीं है, क्योंकि मैं लाइक हम अच्छे बच्चे हैं तो हम जल्दी काम कर लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप अच्छे बच्चे। इनकी ट्रेनिंग बहुत हुई है, क्योंकि माशाल्लाह से मिनाहल 3 इयर्स की थी जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो इतनी छोटी सी बच्ची की वो एक ट्रेनिंग वो हो चुकी है कि अब मेहमान भी आएँ तो हमारे घर में ये ट्रेंड ही नहीं है कि सर्व जो है ना उनको आप मेड्स करेंगी ये वो, तो ये मेरे बच्चों ने खुद सर्व करना है या मैंने खुद सर्व करना है। गुड। तो वो हमेशा है कि मेहमान जब चलकर आते हैं तो वो खुदा न खास्ता आपकी किसी चीज़ को या आपके उहदे के लिए नहीं आते ना, वो कुछ खाने पीने के लिए आते हैं, वो आपके टाइम के लिए आते हैं कि आप उनको सर्व करें। ये तो हमने देखा अभी आप, तो ये जो है हमारे वो सामने जो कुछ पड़ा ये भी आप खुद सर्व कर रही थी, ठीक है ना। तो ये मुझे खुशी होती है हमेशा, और यही मैंने जो तरबियत अपने बच्चों की है। वेरी गुड। मनाहल, कोई बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो और कोई बात जो जिस पे आपको गुस्सा आता हो कि मामा ये क्यों कर रही? बुरी तो कोई बात नहीं लगती, यानी बस कभी कभी गुस्सा कर देती हैं। गुस्सा कर लेते हैं किस बात पे आमतौर पे? आमतौर पे जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हूँ, और ये भी हमारी गलती कि हमें फैमिली को टाइम देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन हम मोबाइल में अपना टाइम। हाँ, ये तो आज की जनरेशन का मसला है ना ओवरऑल। शायान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं ओ लेवल कर रहा हूँ। तो जी, कौन सा ईयर है? 2nd। गुड। क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह आईटी के अंदर आगे जाके। आईटी में इंटरेस्ट है आपका? हाँ जी, IT। आज के दौर का सबसे बड़ा जी, यही इधर ज़्यादा नौजवान जो लेकिन है। बायो रखवाई है मैंने इसे, ठीक है ना, A बड़ी level जोर में इंशाल्लाह ज़बरदस्ती IT से। करूँगा। तो अब लेकिन वो कह रहा है कि इस दफ़ा आपकी मान लेता हूँ, नेक्स्ट इनका मैं। ट्रेंड जो उधर है तो उधर ही जी, जाने दें, जी। जिधर ट्रेंड हो। अपनी मामा के लिए कुछ अल्फाज। मामा के लिए अल्फाज यही हैं, यानी कि हमारे लिए तो सबसे अच्छी, यानी कि हमें टाइम पॉलिटिक्स को भी साथ में मैनेज कर रही हैं, अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं, यानी कि बराबर का टाइम, हमारी हर चीज़, यूनिफॉर्म, खाना पीना, सारा कुछ मैनेज किया हुआ अच्छी तरह से।
तो यानी आप पे कि पूरी तवज्जो देती हैं? हाँ जी, फुल तवज्जो। यानी आपको हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ा हुआ, नहीं, खुद ही नहीं, उठें, मेरा खुद ही साथ जाने, है, खुद बच्चे- तैयार हों, जैसे मर्जी नहीं हों? नहीं, सारा दिन यानी कि फोकस है आप पे। नजर रहती फ़ोन है पे मेरे कीप इन टच ना, फ़ोन पे डांट डपट चल रही होती है। तो ये है कि मिनाहिल तो माशाल्लाह मोस्टली इसका टाइम जो है ना वो ये बुक्स पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में, अच्छा, और शयान को भी माशाल्लाह शेक्सपियर को ये पढ़ता है। अरे वाह। और ये है कि अच्छी क्या इनकी बात। जा रही है, और माशाल्लाह से कारी साहब आते हैं, दोनों की इंशाल्लाह आमीन होगी। तो आप सब लोग मेरे लिए चीफ गेस्ट होंगे, आप सब लोग माशाल्लाह, तशरीफ़ माशाल्लाह। लाइएगा। तो बस मेरी ये है कि इंशाल्लाह इनकी आखिरत भी बने, दुनिया भी बने। तो Good. ये है कि आज अगर पेरेंट्स इन पे सख्ती करते हैं बच्चों पे, जो कि उनको बाज़-औक़ात नागवार भी गुजरता है, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। जब फुर्सत के लम्हात होते हैं तो कैसे गुजरते हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या करती हैं आप? फुर्सत के जब भी टाइम मिलता है मुझे, और कोशिश होती है कि इंसान अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाले, तो उसमें मेरी यही हॉबी है कि लॉन्ग ड्राइव है, और साथ में राहत फ़तेह अली के सॉन्ग हो तो फिर तो क्या ही बात है। बहुत अच्छा और मज़े का टाइम मेरा, मैं समझती हूँ कि वो मेरा मेमोरेबल टाइम गुजरता है, जो मैं अपने लिए और अपने साथ गुजारती हूँ। तो लॉन्ग ड्राइव पे अकेले निकलती हैं? नहीं, कभी कभी हस्बैंड भी काबू में आ जाते हैं, लेकिन अगर वो ना आए तो वो खालिद भाई मेरे साथी हैं अच्छे। तो लॉन्ग ड्राइव में तो फिर वो बंदा खो जाता है ना, म्यूज़िक चल रहा हो, गाने हों, तो आपको फिर पता कुछ न कुछ है यादें होती कि हैं। जब राहत फ़तेह अली की पोइट्री हो साथ में, और उनकी खूबसूरत सी आवाज़ हो, मौसीकी हो, तो फिर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश हो, रिलैक्स हो, और अच्छी अच्छी मेमोरीज आपके माइंड में आए, तो वो बड़ा मेरा यूज़फुल टाइम गुजरता है। राहत के कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं या कवालियाँ? राहत फ़तेह अली का एक सॉन्ग है जो कि मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, दिल फिर मुझे बेकरार करने लगा है, वो आप भी ज़रूर सुनिएगा और आप उसको लाइक करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मुझे थोड़ा ऐसा सा- सॉन्ग है कि जिसको मैं बार बार सुन लूँ भी तो मेरा वो दिल नहीं भरता उससे। कम्युनिटी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पहुँचे हैं। ये सेंटर जो है इसकी चेयरपर्सन मैडम मदीहा राना हैं। यहाँ बच्चियों को मुफ्त हुनर सिखाया जाता है, उन्हें हुनरमंद बनाया जाता है ब्यूटिशियन के तौर पर, और दूसरी बहुत सारी महारतें सिखाई जाती हैं बग़ैर किसी मुआवजे के। और यहाँ से बच्चियाँ जो हैं वो अच्छी जॉब्स पे उनको हायर कर लिया जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेफरेंस से, और मुख्तलिफ सनती अदारों में उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। ये बहुत बड़ी सर्विस है। आइए आपको भी ये सेंटर लिए चलते। मैडम और मज़ीद कुछ बताइएगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस सेंटर के बारे में। जी माशाल्लाह क्या से ये एक मेरी छोटी सी काविश थी डोगर साहब, और अल्लाह ताला ने इसे भाग लगाए कि 100+ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो कि नेफ्टिक के ताउन से, जो कि इनिशिएटिव था PMLN का, कि जुल्फ़कार चीमा साहब के साथ मिलकर, और मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था, साहिबा ने कहा था कि ख़वातीन को टेक्निकल एजुकेशन दी जाए। तो हम यहाँ पे अपनी बच्चियों को टेक्निकल एजुकेशन देते हैं ताकि ये टेक्निकल एजुकेशन से हुनर सीखें। और यहाँ पे हम करवा रहे हैं कोर्सेज, ब्यूटिशियन, हाईटेक की ट्रेड्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास ट्रेड्स हैं इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर, जिसका हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसी ही बच्चियाँ यहाँ से पास आउट होती हैं, बल्कि पंजाब की टॉपर्स हैं माशाल्लाह इस छोटे से इंस्टीट्यूट की बच्चियाँ, और ये है कि उनको वैसे ही वो फौरी तौर पे जॉब ऑफ़र, जो उनकी स्टार्टिंग जॉब है वो 25,000 से होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब ये बच्चियाँ एक बाइज़्ज़त तरीके से एक अच्छे एटमॉस्फेयर में एक हुनर सीखती हैं और वो इनकी पूरी ज़िंदगी काम आता है, तो उससे बड़ा मैं ये समझती हूँ कि कोई भी एक सोशल वर्क नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब का, कि हम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर ये प्रोग्राम सोचा था कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं, और आज उनकी दुआओं से माशाल्लाह से इसको भाग लग गए हैं।
अगर आपको अचानक कोई ये बताए कि आपके हस्बैंड ने एक और शादी कर रखी है, आप मान लेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, और ये पिस्टल किस दिन काम आएगा जो Oh रखा हुआ my है। God! अच्छा, पिस्टल भी रखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल। हर वक्त मेरी गाड़ी में जो पिस्टल होता है सेल्फ डिफेंस के लिए ख़वातीन को वेपन यूज़ भी करना आना चाहिए, और मैं बहुत अच्छी फायरिंग भी कर लेती हूँ, इवन क्लाशनकोव भी मैं जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अभी जो है मेरा लाइसेंस मेरे पास जो है वो सिर्फ पिस्टल का है, तो ये है कि फिर वो उस वक्त के लिए रखा हुआ है। डोगर साहब आप फिक्र ना करें। ओह माय इतना सा गॉड! तो है। अच्छा, इतनी हार्ड लाइनर कि अगर वो हाँ। पता चले कि वो शादी कर ली है मेरे हस्बैंड ने दूसरी, हाँ, तो फिर उनकी खैर नहीं। खैर नहीं है, बिल्कुल। माय गॉड! भाई ये देख लें, ख़वातीन इस तरह की होनी चाहिए, दूसरी शादी नहीं करने देनी। नहीं, अगर आप पिस्टल पास रखा हुआ है और डोगर- कहती है इन्हीं मौकों के लिए डोगर रखो। साहब, अगर आप अपने रिश्ते में पूरे हैं, मुकम्मल हैं, अगर आप अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, एक को संभाल लें बड़ी बात है, एक की नखरे उठा लें बड़ी बात है, तो क्या दूसरे के चक्कर में फंसता है। हम दोबारा मैडम मदीहा राना की रहायशगाह पर पहुँचे हैं। यहाँ मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग की जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनका एक इजलास है बहुत अहम। आइए उस इजलास में आपको लिए चलें। मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग का जो यूथ विंग है, यूथ विंग का इजलास है, और काफ़ी नौजवान लड़कियां मौजूद हैं। मैडम मदीहा राना की सदारत में इजलास हुआ है, और ये कुछ प्लान कर रही हैं नेक्स्ट आने वाले दिनों के हवाले से। जानते हैं कि क्या कुछ वो करने जा रही हैं। मुख्तलिफ जो बच्चियाँ उनसे राय लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? आयशा सदीक। किस सिलसिले में आज की मीटिंग थी और क्या प्लान है? आज हम मैम मदीहा की क़यादत में यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, मेरी सारी यूथ विंग टीम है यहाँ पे। हम मैम मरियम नवाज़ का भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे, और उनकी यूथ विंग जो होगी ना, हमेशा भरपूर उनका साथ देंगे, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट लीडर है ना, वो मैम मदीहा हैं। जो मैम मदीहा जिसकी लीडर होंगी ना, मैं कहती हूँ कि वो कभी हार ही नहीं सकती है टीम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो पहले सपोर्ट नहीं करते थे फैमिलीज़ को, बच्चियों को, लेकिन आजकल पेरेंट्स को भी ये पता चल गया है कि जिस बलबूते पे बेटे काम कर रहे हैं ना, बेटियां उनसे भर के काम कर रही हैं। ठीक है, और मैम मदीहा ने हमें स्पेशली ये बात इस तरह से हमें समझाई हुई है कि आपने बेटे बन के दिखाना है। आज हम मैम मदीहा राना की क़यादत में मौजूद हैं। मैम मदीहा राना के लीडर जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, हम उनके लिए इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्हें वार्म वेलकम करेंगे। मैम मदीहा ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हम पढ़ी लिखी बच्ची हैं, लेकिन हमें आज सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया इमरान खान ने। हम बापर्दा बच्ची हैं, लेकिन इमरान खान ने हमें बिल्कुल मजबूर कर दिया हुआ है। इमरान खान की वजह से जो महंगाई हो गई है, इस वजह से हम मैम मदीहा का साथ दे रहे हैं, और मैम मदीहा की क़यादत में मरियम नवाज़ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मैडम, हमारे यहाँ जो ख़वातीन पॉलिटिक्स में आती हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया। अब मरियम नवाज़ साहबा हैं, बहुत सारी ख़वातीन आई हैं, एक तवील फहरिस्त है, आबदा हुसैन से लेके तहमीना दौलताना तक, और अब भी बहुत सारी ख़वातीन आ रही हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारे नापसंदीदा कुछ तबसरे भी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन पे गैर महज़ब जुमले भी कसे जाते हैं, और ऐसी कभी इस तरह की सिचुएशन में हर्ट तो होती होंगी। डोगर साहब, मेरी ये बात है कि ज़ाहिर बात है कि नेचुरल बात है कि आपके ऊपर कोई बुहतान लगे, ठीक है, या कोई ऐसी बात अफवाह रूमर हो कि जिससे आपकी फैमिली भी डैमेज होती हो। तो सबसे पहले तो मैं बहुत फूक फूक के कदम रखती हूँ। लोगों में मेरा एक यही असर है, बल्कि जो आपके व्यूअर्स भी हैं वो भी, उन्होंने आज एक डिफरेंट मदीहा को देखा होगा, क्योंकि उन सबको ये लगता है कि बड़ी प्राउडी है, बहुत रिज़र्व है, और हकीकतन मैं बहुत चूज़ी हूँ। मेरे बहुत कम हल्का अहबाब है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मेरा इजी एक्सेस है कि वो इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिस्कशंस मैं उनके साथ अपनी कोई भी बात ही कर सकती हूँ। तो ये जो पॉलिटिक्स में मैं ये समझती हूँ कि जब आप आ जाते हैं ना, तो बल्कि आप किसी भी मेजर पोस्ट पे पहुँच जाते हैं, तो अगर आप हमेशा अपने साथ डर रखेंगे ना, डर आपको सिर्फ खुदा की ज़ात का और जिसके आप निकाह में हैं उसका होना चाहिए, बींगा लेडी। तो मुझे हमेशा अपने खामद की
अपने वालिद की इज़्ज़त का ख्याल रखता है। मैं हज़ारों मर्दों में भी खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को मर्द ही समझती हूँ, मैंने कभी अपने आप को वो फीमेल नहीं फील किया। ये ज़रूर होता है कि बीइंग अ लेडी कोशिश होती है कि धक्के ना पड़े, कुछ ना हो, लेकिन जहाँ तक अफ़वाहों की बात है तो कभी वो मुझे और ज़्यादा, जो मेरी सुस्ती है ना, अगर मेरी मुखालफत ना हो तो वो मैं समझती हूँ कि आज जिस मुकाम पे मैं फाइज़ हूँ या जो मेरे सोसाइटी में मुकाम है वो ना बनता। कि लोग मुझे जितना टीज़ करते हैं ना, मैं उतना ही अपनी दौड़ तेज़ लगाती हूँ और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ और ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि मुझे अपना नाम बनाना और इनको जवाब खुद ही मिल जाएगा। ज़िला कचहरी पहुँचे हैं, कुछ वकला के साथ मुलाकात है इनकी, आइए आपको भी देखते हैं। मैडम मदीहा राना की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत ख़वातीन को लीगल एड फ्राहम की जाती है। इनके जो साथी हैं मुख्तलिफ एडवोकेट्स, वो इस वक्त हम उनके चैम्बर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो मैडम के बारे में वो क्या ख्यालात रखते हैं, क्या जज्बात रखते हैं। सर कुछ कहिएगा मैडम मदीहा राना, उनके शख्सियत और उनके काज के लिए जिसके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैडम मदीहा राना हमेशा ही दर्द दिल रखने वाली खातून हैं और इन्होंने हमेशा हर उस लड़की की हेल्प की है जिसे पूरी कचहरी ने बग़ैर फ़ीस के रिजेक्ट किया और इन्होंने उसके सर पे हाथ रखा। एक हिना का केस इन्होंने मेरे पास भेजा था और इनकी हमें डायरेक्शन ये होती है कि जो ख़वातीन आएँ, जो फैमिली केसेस हों, उनको बजाय लिंगर ऑन करने के अगर हम उनका कंप्रोमाइज़ करा के घर भेज दें और अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी वो गुजारें तो ये ज़िंदगी भी इससे बनती है और आखिरत भी बनती है। लिहाजा आज तक जितने भी फ़ीमेल्स के केसेस यहाँ आए हैं उनको उनमें 99% हमने कंप्रोमाइज़ करा के घर भेज दिया है। बाज़ लोग कहते हैं कि मौसम के बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं उनके मूड पर, क्या ये बात दुरुस्त है? आपके साथ भी ऐसा ही? बिल्कुल, ये मैं इसको दुरुस्त समझती हूँ कि अगर आपका वेदर अच्छा है, और स्पेशली तौर पे ये, लेकिन ये भी है कि अगर आपके दिल का वेदर अच्छा है तो आपके लिए सभी मौसम एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि चूँकि हम एक सियासी लोग हैं तो हमें, चूँकि हमारी रूटीन ऐसी है कि हमें लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं जो है वो विंटर को या मौसम बहार को ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो जो दिल के मौसम की आपने बात की, वो कैसे अच्छा होता है? दिल का मौसम जब आपकी फेवरेट मनपसंद आपकी पर्सनैलिटी आपके साथ हो या आप जिसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ठीक है, अगर वो आपकी कंपनी में मौजूद हो तो जाहिर बात है कि आपका दिल का मौसम, वो कहते हैं ना, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो फिर तो आपका दिल बहुत कम, आपका दिल जो है वो दिल का मौसम बहुत कम अच्छा होता होगा ना, क्योंकि आपके पास तो आपके हस्बैंड, आप कह रही हैं कि बहुत कम वक्त मिलता है आप। जी, ये है कि उनकी मसरूफियत कुछ ऐसी हैं क्योंकि सुबह बिज़नेस पे वो बिज़ी होते हैं और रात को, जिसे मैं अपनी सौतन कहती हूँ, अमेज़ॉन, ठीक है, वो उस पर बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। लेकिन ये है कि मेरी चूँकि एक ड्रीम, आपको पता होता है कि हर बच्ची का जब उसकी शादी होनी होती है उससे पहले उसने एक ड्रीम मैन या बॉय अपने माइंड में रखा होता है। तो ये था, मुझे ये है कि मैं कैंसर स्टार से बेहद मोहब्बत करती हूँ। तो अगर वो कैंसर स्टार का, मुझे ये भी पता है ना कि मेरे आसपास है, मौजूद है, तो ठीक है, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड का स्टार कैंसर है, तो ये है कि हम आपस में कीप इन टच रहते हैं और जितना टाइम भी हो, और ये उनकी क्वालिटी है कि वीक में 2 टाइम्स, क्योंकि मैं वेब सीरीज़ की बहुत शौकीन हूँ, ठीक है, और रात को मेरा अमूमन टाइम जो है वो, मैंने एक मूवी लाजमी देखनी होती है, ठीक है, चाहे मैं जागती रहूँ। तो किस किस्म की मूवीज़ होती हैं? डिफरेंट, यानी कि अभी मैंने यानी कि जो मैं लाइक करती हूँ वो एक रोमांटिक भी है और उसके साथ मुझे ज़्यादा वो रेसिंग वाली, मेरे हस्बैंड ज़्यादा लाइक करते हैं रेसिंग वगैरह, कार्स और ये वो सारी चीज़ें। और उसके अलावा मुझे मिस्ट्रीज़ वाली मूवी ना, कि जिसमें आप किसी केस आप सॉल्व करें, यानी कि आपका दिमाग
इन्वॉल्व हो जाए उस वेब सीरीज़ में या उस मूवी में कि ये कैसे हुआ है, कि आप ढूंढने ट्रेस करें कि मे बी ये हो, ठीक है। तो इस तरह की मूवीज़ जो है सस्पेंस वाली, मर्डर मिस्ट्रीज़ हुई, तो ये मैं ज़्यादा इसको लाइक करती हूँ। नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पहुँचे खुर्रेवाला में। यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए मैडम गुलशन से आइए। मैडम, आपका तो बहुत पुराना ताल्लुक़ होगा मदीहा राना साहबा से। जी बिल्कुल ऐसे ही। इनकी शख्सियत के बारे में क्या कोई ख़ास ऐसी बात कहेंगी आप जो इनको मुमताज़ करती हो दूसरों से? इनकी शख्सियत के बारे में मैं क्या, हर कोई जो है वो जानता है इनको माशाल्लाह से। हमारे फ़ैसलाबाद की जो है वो माशाल्लाह से रूह रवां हैं और ख़वातीन में जो है वो इनका एक नुमाया मकाम है। और मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे लिए एक मिसाल हैं और हमारे लिए एक अमली नमूना जिसको हम कह सकते हैं, वो है माशाल्लाह से मदीहा साहिबा। और मेरी तो अगर कहें तो जान है। सियासत में आप आई तो आपको सियासत में भी कुछ सपोर्ट मिली, घर से तो मिली, आपने बताया। आपकी पार्टी में फैसलाबाद के लेवल पे अगर बात करें तो किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? जी, सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉलिटिक्स में सपोर्ट किया है वो मेरे लिए इंतहाई प्राउड की बात है मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ठीक है, कि इन्होंने मुझे डायरेक्टली, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा सा बिज़नेस कर रही थी, यहाँ से ड्रेसेस बनवा के मैं भिजवाया करती थी ह्यूस्टन अमेरिका में। तो ये है कि उन्होंने मुझे जो है ना वो कहा, बार बार कहा कि मदीहा आप टिकट अप्लाई करें, आप टिकट अप्लाई करें, ठीक है। एनर्जेटिक थी, मेहनती तो पहले भी थी। और उसके बाद अगर आप फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी हाजी अकरम अंसारी साहब का, कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि मैं जो है ना हमेशा आपको वालिद का साया आपकी कभी नहीं आपको कभी महसूस होगी। और उन्होंने हमेशा हर जगह पे मेरा ख्याल किया। उसके अलावा मुझे कोलीग्स बहुत अच्छे मिले माशाल्लाह से। शेख एजाज साहब थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। बाकी सब MPs थे, ठीक है। अब फैसलाबाद डिवीज़न में आई हूँ तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, ठीक है, कि राना सनाउल्लाह साहब का और मेरे भाई राना अहमद शहरयार का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे पूरे डिवीज़न फैसलाबाद डिवीज़न की यूथ विंग का उन्होंने प्रेसिडेंट, अभी नोटिफिकेशन हुआ है मेरा 1-1.5 माह पहले। तो मैं यहाँ पे ये जिक्र करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मुझे एक पॉलिटिक्स में सबसे पहले जो एक धचका लगा कि जब मेरे भाई की डेथ हुई तो मैं बिल्कुल एक डेड होकर, एक बंदा जैसे डिप्रेशन में चला जाता है, और मैं आपको बताऊँ कि 3-4 मंथ्स तो मैं बिल्कुल नींद की गोलियाँ खा लेनी और सो जाना और इस किस्म का सिस्टम। तो इस सारी चीज़ों से मुझे निकालने वाले, मैं बहुत खुशी से उनका नाम लूँगी, मोहतरम असद एजाज मुन्ना साहब, ख्वाजा साहब के बेटे ख्वाजा असद एजाज मुन्ना साहब, उन्होंने यानी कि बहुत मेरी रहनुमाई की। अब हमारी एक पूरी टीम बन चुकी है जिसमें चौधरी उस्मान अशरफ गुज्जर साहब हैं, ठीक है, बाजी नबीला हैं, बहुत माशाल्लाह से केयरिंग हैं और बहुत ब्रेव लेडी हैं, बहादुर हैं, कि उन्होंने कैसे राना साहब के अदम मौजूदगी में उनकी जंग लड़ी। और माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का फ़ख्र है। तो हम एक टीम बन चुके हैं और इन सब की सपोर्ट की वजह से अगर मदीहा ने कम बैक किया है, आज आपने माशाल्लाह से यूथ विंग देखा, आपने कोई भी उसमें से वो कोई 40-50 इयर्स की लेडी नहीं उसमें आपने देखी होगी। तो अगर हम ये यूनिवर्सिटी से ये ला रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हम ये बच्चियों को हमने ये किया है, ये सारा मोटिवेट किया है, क्योंकि हमारे पास इन जैसी शख्सियात का, इन जैसे भाइयों का सहारा है, साथ है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा एक ग्रुप है। कब्रिस्तान पहुँचे हैं जहाँ मैडम मदीहा राना के भाई, जवां साल भाई, महज 22 साल उम्र थी, इंतकाल कर गए थे। उनकी कब्र पर फातह खानी के लिए आइए। अल्फ अल्लाह चंबे दिल बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई
5 नंबर स्टॉप पहुँचे। यहाँ राना जावेद साहब के डेरे पर कुछ कारकुनों के साथ एक मीटिंग है, कुछ मसाइल वगैरह सुनने हैं। आइए वो देखते हैं किस तरीके से कारकुनों के मसाइल सुने जाते हैं और फिर उनके हल की किस तरह तजावीज़ आती हैं सामने। डी ग्राउंड के एक मॉल में पहुंची, एक बड़े स्टोर पे जहां ग्रॉसरी के लिए आई हैं मैडम। आइए क्या क्या ख़रीदती हैं देखते हैं। अच्छा ये है कि ये ज़रूर है कि एक दिन 41 के साथ मेरा है, लेकिन अभी हम चलते हैं ज़रा डोगर साहब की तरफ और इनका मैं थोड़ा सा ज़रा आज टेस्ट लेती हूँ। मुझे मौका मिला है स्क्रीन के सामने तो मैं फ़ायदा उठाऊँ। मुझे दालों के नाम बताने हैं आपने। मुश्किल सवाल है, ये तो ख़वातीन का काम है मेरा ख्याल। ये क्यों? जब खाना अच्छा, आसान है तो फिर बताना भी आसान है। ये बताइए कौन सी है? ये मसूर की दाल है। यहाँ से नहीं पढ़ना। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ ये सही बात है। अच्छा जी जीत गए आप यहाँ पे। और ये कौन सी है? ये माश की दाल है, मूंगी की। मूंगी की। ये देख लें हमारे ब्यूरो चीफ का हाल देख लें कि दालों के नेम नहीं पता। और अच्छा ये मेरा ख्याल ये माश की दाल है। ये भी मसरूम। ये भी माश की दाल नहीं, माश की दाल। ये तो चने की दाल। ये चने की है। और ये बताएं, ये मैंने चिट के ऊपर वो हाथ रखा हुआ है। और इसके पंजाबी में इसका नेम बताएं। पुराने वक्तों में ये बाजरा। बाजरा ऐसा होता है? ये क्या है मैडम? ये डोगर साहब ये मेहंदी में भी लोग बड़े पुराने वक्तों में खाया करते थे, मेहंदी में भी। और ये बड़ी टेस्टी बनती है। बताएं, ये मैंने नाम छुपाया हुआ है। बताएं वरना प्रोग्राम आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये क्या मैडम? ये आज आपका इंटरव्यू है, मेरा नहीं है। नहीं लेकिन आपका भी लोगों को पता चलना चाहिए। फिर ना कभी कर लीजिएगा। नहीं ये मेरा ख्याल ये आपने वो सुना होगा, काले माँ भी इसको कहते होते हैं। ठीक है ना? माश की दाल। हाँ तो ये माश होल। ठीक है ये लें जी, चलें जी। बड़ा मुश्किल काम है। डोगर साहब 50-50% ख़वातीन की है ना, हमें तो पता नहीं क्या। देखिए जब इनकी मेहरबानी वो पका देती हैं, हम खा लेते हैं, वरना तो वाकई हमें तो नामों का भी नहीं पता। अगर जब गलतियाँ निकालनी हो तब आप लोगों को नाम भी आ जाते हैं ना। अब नहीं आ रहा है। इकबाल स्टेडियम के करीब पहुँचे हैं। मैडम को गोलगप्पे बहुत पसंद है, जब भी इन्हें मौका मिले गोलगप्पे खाने आ जाती हैं। चलें देखते हैं, इसी बहाने हम भी खाते हैं। मैडम से जानते हैं कि ये गोलगप्पे कब से इनको पसंद हैं और इधर इकबाल स्टेडियम ही आती हैं गोलगप्पे खाने, और पूरी फैमिली के साथ भी आती हैं। जो इनके दोस्त हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी गोलगप्पे खाने आती हैं। तो मैडम ये कब से आपको पसंद है? डोगर साहब मैं ये कहूँगी कि जब से बचपन है तब से ये गोलगप्पों का, और मैं समझती हूँ कि बच्चों का तो चोली दामन का साथ होता है। और मैं भी जो है ये बहुत लाइक करती हूँ। स्पेशली लाहौर जाऊँ तो अनारकली, और फैसलाबाद में ये हमारा यहाँ पे स्टेडियम में स्पेशली। तो आज आप चेक करेंगे इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह मेरी चॉइस को लाइक करेंगे। आप भी गोलगप्पों के शौकीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। नहीं वैसे कहीं आपने इसमें हिस्सा तो नहीं डाला हुआ? नहीं डोगर साहब, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाऊंगी, क्योंकि मैंने इसकी कैंपेन बहुत चलाई है। आपने देखा बहुत शौक़ से मैडम गोलगप्पे खाती हैं जब भी मौका मिले। फैसलाबाद में, लाहौर में ये पसंदीदा डिशों में से एक है। मैडम कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए आखिर में कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहिए? कोशिश करें कि मुल्क में पॉजिटिविटी फैलाएं। और जिस तरह से आजकल धरनों के हवाले से बात करती चलूँ कि इमरान खान को लास्ट में यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि पुराने वक्तों में अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि बंदर का तमाशा होता था और लोग बहुत हजूम में उसको देखने के लिए आते थे उस तमाशे को। लेकिन चंद एक लोग होते थे कि जो जस्ट पैसे देते थे उसको, जो है वो खुश करते थे कि जी तुमने तमाशा बहुत अच्छा किया। तो इसी तरह जब 2023 में इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला इसी का वही हाल होगा कि सिर्फ 2-3 लोग होंगे जो इसको वोट कास्ट करेंगे, और बाकी सब अवाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होगी। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये दिल की बातें कर रही थी, मुस्लिम लीग नून की हैं, साबिक MP हैं,
ज़ाहिर है अपनी पार्टी की बात करेंगी, आपने इनकी बातें सुनी सुबह से अब तक, इनकी बातें, इनकी एक्टिविटीज़, इनके ख़यालात सब कुछ देखे और सुने। यकीनन बहुत सी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।